अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या चीज डिस्कस की थी? हमने बिल्ट इन फंक्शन देख लिए थे, बेसिक बेसिक चीजें हमने सारी देख ली, ठीक है। तो ये तो हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग हमारे पास होगी। अब थोड़ी सी ना हम अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी और थोड़ी सी मेजर मेजर चीजें होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ना सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस आ जाते हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और ये मैं चाहता ही हूँ कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करूँ, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊं कि उनकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, बट आई वांट कि हम ना हर जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन करें, और क्वेश्चंस के थ्रू हम सारी देखें, ताकि हमें साथ साथ एप्लीकेशन वगैरह भी पता लग जाए और सही तरह समझ आ जाए। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट मैंने दी थी ना, असाइनमेंट वाली डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपके जो सवाल थे उसी के अंदर एक मैंने सवाल दिया था लोअर केस वाला और अपर केस वाले बिल्ट इन फंक्शन का। तो वो सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट बस। और कोशिश किया करो जो क्लास से पहले असाइनमेंट कर लिया करो, बिकॉज असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी मैं क्लास के अंदर करवा देता होता हूँ। बट आई वांट यू गाइस टू स्टडी बिफोर, ताकि आप लोग खुद से भी उसको देख लो, और जो लॉजिक बिल्डिंग है वो आप लोग की भी थोड़ी सी अच्छी डेवलप हो जाए। अगर खाली टीचर को देखोगे ना, तो हो सकता है कि उतनी प्रॉपर वैल्यू ना मिल सके। लेट इट लोड बस, फिर मैं करता हूँ। अच्छा, कहाँ पे गए सवाल? बेसिक प्रोग्राम, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वहां तक बहुत आसान आसान सवाल है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप सबके लिए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में एक यहाँ पे सवाल आ रहा है, उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन जो है ना वो यूज हो रहे हैं। तो लेट्स डू दिस। अच्छा, अब इसमें वो हमें क्या कह रहा है, इस वाले सवाल में वो हमें कहता है राइट अ कोड दैट कंटिन्यूज प्रिंटिंग फ्लेयर prep until यूजर एंटर स्टॉप, केस सेंसिटिव, यूज एल केस और अपर केस। अब यहाँ पे मैंने एल केस और यू केस लिखा बिकॉज जो ओ लेवल्स में मेरे ख्याल में एल केस और यू केस होता है, ठीक है। तो ओ लेवल्स के लिए मैंने ये लिखा होता, लेकिन आप लोगों की जो ये वाली शीट है ना, इसमें आप देख सकते हो क्लियरली जो अपर केस और जो लोअर केस वाले फंक्शन है वो आपको यहाँ पे दिए गए होंगे। ये देखो, ये आपके पास टू अपर है और टू लोअर है, ठीक है। तो टू अपर और टू लोअर आपने यूज करना है। अब यहाँ पे केस सेंसिटिव का पता है क्या मतलब होता है? अक्सर आपके सूडो कोड वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर वो आपको कहता है कि ये वाला जो सूडो कोड है ना केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिविटी का आपने ख्याल रखना है। केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोड है उसको उसको ना बेसिकली जो आपका कोड है उसको डिफरेंस पता होता है आपके पास लोअर केस का और जो अपर केस आ रहा था। मतलब अब आप पता है क्या करना चाहते हो? अब आप यहाँ पे लेट्स सपोज आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हो स्टॉप। जब आपने स्टॉप लिखा तो उसने करेक्टली स्टॉप कर दिया, लेकिन अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर स्मॉल एस लिख दिया और आपने ये जो सारे इस तरह करके लिख दिया, अब वो स्टॉप नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या थी? यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि पहला जो एस है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है आपके पास वो स्मॉल लेटर्स में आए। तो अगर आप गलती से यहाँ पे स्मॉल एस लिखते थे तो उसको गलत इनपुट कंसिडर करेगा, वो तब भी उसको स्टॉप नहीं करेगा और आपका जो यूजर है वो परेशान हो जाएगा। तो ये होती है केस सेंसिटिविटी, कि अगर सेम चीज आपके पास बन रही है तो उस काम को पूरा कर दो, उसको इतना यूजर को परेशानी में मत डालो। अब आपने क्या करना होता है? एज गुड प्रोग्रामर्स यू हैव टू मेक योर प्रोग्राम एंड योर वेबसाइट्स एंड योर एप्लीकेशंस एक्सेसिबल, एक्सेसिबल फॉर यूजर्स, ठीक है। आपको अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी आपके पास यूजर्स की चीजें होती हैं, वो आपको यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बनानी चाहिए, उसके लिए आसान बनानी चाहिए। अब अगर आप यूजर को रिक्वायरमेंट दे दोगे कि नहीं आपने कैपिटलाइजेशन का भी ख्याल रखना है, आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, तो वो डेफिनेटली बात है यूजर को इनकन्वीनियंस आएगी। और यूजर को जरा सी इनकन्वीनियंस आई, उसने आपकी हार्डवेयर का कि आपने कितनी देर लगा के आपने वेबसाइट बनाई है, कितने आपने चेक्स लगाए हैं, उसने उस चीज का ख्याल नहीं करना। यूजर इज ओनली कंसर्न विद इटसेल्फ बिकॉज यूजर इज सेल्फिश। मैं भी सेल्फिश हूँ, मैं कोई वेबसाइट ओपन करूंगा, मुझे हल्की सी इनकन्वीनियंस उसके अंदर नजर आएगी, मैं कहूंगा व्हाई नॉट यूज अनदर वेबसाइट, बिकॉज आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है, ठीक है। और दुनिया के अंदर भी इसी तरह ही होता है। आप यू रियली हैव टू बी वेरी कट थ्रोट, और छोटी छोटी इनकन्वीनियंस होती हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में फेल या सक्सीड कर सकता है, ठीक है। तो अब इतनी आपके पास ऐप्स बनी होती हैं, आपके पास फूड पांडा जैसी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ऐप्स बनी होंगी, लेकिन सिर्फ फूड पांडा क्यों चली है?
फूड पांडा इसलिए चलिए बिकॉज वो कन्वीनियंट है यूजर के लिए। यूजर के लिए वो आपके पास पाकिस्तान में करंटली बेस्ट ऐप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कन्वीनियंस है। अब फूड पांडा जैसी बहुत ज्यादा ऐप्स होंगी लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर होगा जिसकी वजह से वो कभी भी फेमस हुई, उसे कभी भी वो वाला मार्केट की हाइप उससे हिट ही नहीं की। तो इस वजह से आपको यूजर का जो ख्याल होता है ना वो आपको बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है और हर छोटी छोटी चीज में करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको आप एक लॉजिक ये हो सकती है कि जो आपके पास स्टॉप वाली चीज आ रही है ना उसको आप एक ही केस में कंसिडर कर दो, चाहे यूजर आपका जो स्टॉप है वो इस तरह करके लिखे, चाहे यूजर आपका स्टॉप ऐसे करके लिखे, चाहे यूजर आपका स्टॉप ऐसे करके लिखे, चाहे यूजर आपका स्टॉप ऐसे करके लिखे, आप सारे स्टॉप को स्टॉप ही कंसिडर करो बिकॉज है तो इंग्लिश का वर्ड, स्टॉप मीन स्टॉप। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सारों के जो केसेस हैं वो आप इक्वल कर सकते हो, आप इनके यूनिफॉर्म केसेस कर लो। और वो आप किस तरह करोगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है फ्लेयर प्रेप अंटिल द यूजर एंटर स्टॉप। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल में ना वाइल लूप आप यूज कर सकते हो, वो आपके पास आसानी से यूज हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो वाइल, और वाइल दी, बल्कि इससे भी पहले आप पता है क्या करो, इससे भी पहले आप यहाँ पे, बल्कि एक आप हम ऐसा करते हैं, एक ना हम यहाँ पे फ्लैग डिक्लेयर करते हैं। आप यहाँ पे कोड डिक्लेयर फ्लैग, डिक्लेयर फ्लैग एज बूलियन। और ये फ्लैग मैंने क्यों यूज किया एज अ बूलियन ये मैं बताता हूँ। ये मैंने लूप को चलाने के लिए यूज किया बिकॉज अब यहाँ पे आपके पास रेंज नहीं आ रही, नंबर्स की रेंज नहीं आ रही कि अब आप कह दो वाइल एक्सेस लेस देन 100, वाइल एक्सेस लेस देन 10, अब रेंज आपके पास नहीं आ रही। तो आप डिक्लेयर करो फ्लैग एज बूलियन, फिर आपने इनपुट भी, आपने जाहिर सी बात है इनपुट भी लेना है। बल्कि इनपुट जो है, इनपुट लेना ही है, लेना पड़ेगा आपको, तो देखो ना यहाँ पे एंटर करना है। तो आप इनपुट के लिए भी आप एक चीज डिक्लेयर कर लो, इनपुट वेरिएबल के लिए भी, तो यहाँ पे आप कर लो डिक्लेयर डिक्लेयर एंट्री, इसका नाम एंट्री रख लो। और इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगी बिकॉज यूजर इज एंटरिंग स्ट्रिंग। तो ये चीज आपने एंटर कर दी। अब आप यहाँ पे लिखो, अब आपके पास जो वाइल आ रहा है ना, वाइल के अंदर आप फ्लैग के अंदर, बल्कि फ्लैग के अंदर आप रखवा दो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, इसके अंदर ट्रू रखवा दो। और यहाँ पे वाइल वाली कंडीशन में आप लिखो वाइल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, जो कि हमने ऊपर ट्रू रखवा दी है। तो एक कोड क्या करेगा, रन करेगा, और ये कोड अंदर जाके क्या करेगा, इट विल आउटपुट फ्लेयर ट्रैप। ठीक है, तो ये आउटपुट फ्लेयर ट्रैप करेगा। और अब आपने क्या करना है, कब तक ये आउटपुट करेगा, अंटिल यूजर एंटर स्टॉप। तो यहाँ पर आप ना इस आउटपुट करवाने के फौरन बाद आप यूजर से कहो आप दोबारा से ना इनपुट ले लो। तो यहाँ से आप यूजर से इनपुट लो, इनपुट एंट्री। ठीक है, अब आपकी ये जो लोअर केस और एल केस वाली लॉजिक है ना ये लगेगी। अब आप पता है क्या करो, अब आप इसके जो केसेस है ना उसको आप यूनिफॉर्म कर लो, इसके केसेस को सेम कर लो, नो मैटर व्हाट एंट्री। तो आप यहाँ पे लिख दो, आप यहाँ पे लिखो इफ, यहाँ पे आप यहाँ तो आप लगा लो, यहाँ पे टू लोअर लगा लो, वो ज्यादा बेहतर रहता है, मैं प्रेफरेंस इसको देता हूँ। बल्कि वरना आप टू अपर भी लिख सकते हो, आप लिखो टू अपर, इफ टू अपर एंट्री इक्वल्स टू स्टॉप, और इसको आपने कर दिया स्मॉल केस में। आपके पास जैसी मर्जी एंट्री आ रही थी, आपने उस पूरी एंट्री को क्या कर दिया, आपने उस पूरी एंट्री को टू लोअर कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप बेशक आप बीच में कैपिटलाइज कर रहे हो, आप बेशक पहले कैपिटलाइज कर रहे हो, जिस तरह मर्जी कर रहे हो, जैसी मर्जी एंट्री आ रही है उसने उस एंट्री को लोअर केस में कर देना, सारी की सारी एंट्री। और आपने कंपेयर भी किसके साथ करवा दिया, लोअर केस वाले वेरिएबल के साथ कंपेयर करवा लिया। अगर यहाँ पे आपने अपर केस करना होता तो आप यहाँ पे टू अपर लिखते, और यहाँ पे आप इस तरह करके अपर केस लिखते थे, तो वो भी आपके पास सेम चीज होनी थी। लेकिन मैं टू लोअर प्रेफर करता हूँ, और इस प्रेफरेंस की कोई लॉजिकल वजह नहीं है, बस वैसे ही पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह दो इफ टू लोअर एंट्री इक्वल्स टू स्टॉप, देन आपने क्या करना है, देन आप यहाँ पे जो आपका फ्लैग आ रहा है ना, फ्लैग के अंदर आप रखवा दो फॉल्स रखवा दो। और अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ, और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कर लेना है एंड वाइल, और आपका कोड ये हो गया कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब इसको मैं समझा देता हूँ दोबारा। सबसे पहले फ्लैग बूलियन हमने डिक्लेयर किया, अब तक फ्लैग का पता चल गया होगा क्यों हमने किया है, ताकि आपका जो लूप है वो चल सके, और जैसे ही आप स्टॉप एंटर करो फ्लैग फॉल्स हो जाए और लूप आपका ब्रेक हो जाए। बिकॉज अब आपके पास कोई रेंज तो है नहीं नंबर्स वाली कि आप कह दो वाइल एक्स इज लेस देन 100, वाइल एक्स इज लेस देन 25, या वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू 25। यू डू नॉट हैव अ रेंज, आपके पास इनफाइनाइट टाइम ये कंटिन्यू हो सकता है। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकता है तो आप वाइल लूप यूज करते हो। और ऐसे केसेस में फॉर लूप कभी भी यूज नहीं होता, फॉर लूप सिर्फ तभी यूज होता है जब आपको पता हो कि कितनी नंबर ऑफ रेपिटेशन आपने करनी है। जब नंबर ऑफ रेपिटेशन अनसर्टेन हो, जिस तरह ये वाला केस आ रहा है, टू भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है,
यूजर डिपेंडेंट है। तो आप वाइल लूप या रिपीट अनटिल लूप ही यूज करोगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया वाइल फ्लैग इक्वल टू ट्रू, जो कि ट्रू है। आपने पहली दफा तो इस लूप को चलाना ही है। अगर आप यहाँ पे फॉल्स रखवा देते तो ये लूप एक दफा भी ना चलता, तो पूरा कोड ही आपका फ्लॉप था। तो यहाँ पे आपने ट्रू रखवा दिया और फिर यहाँ पे भी मैच करना है वाइल फ्लैग इक्वल टू ट्रू, देन आउटपुट ए फ्लेयर ट्रैप, एंड देन आउटपुट करने के बाद यूजर से एंट्री करो और करो कि इफ जो एंट्री यूजर की आ रही है वो स्मॉल स्टॉप के इक्वल टू, देन फ्लैग के अंदर फॉल्स रखवा लो। और अगर ये चीज आपके पास ट्रू हो रही है तो फ्लैग के अंदर फॉल्स आ जाएगा और ये लूप चलना बंद हो जाएगा और फिर आउटपुट आपके पास फ्लेयर पर नहीं आएगा एज सून एज यूजर एंटर स्टॉप। अब इसको आप यहाँ पे टू अपर भी कर सकते थे। टू अपर अगर इसको करते तो बस यहाँ पे इसको कैपिटलाइज कर देते स्टॉप को, तो आपके पास सेम हो जाना था। अब इस चीज का फायदा क्या है टू लोअर करने का, आपके पास जो सारी की सारी यहाँ पे ये केसेस आ रहे हैं, इन डिजिट्स के केसेस आ रहे हैं, हर कैरेक्टर का केस सेम हो गया। अब अगर यूजर आपके पास स्टॉप एंटर करे वो भी आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर यूजर आपके पास ऑलरेडी स्टॉप एंटर करे वो भी आपके पास स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर यूजर आपके पास इस तरह एंटर करे तो ये भी आपके पास स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यूजर अब आपके पास ऐसे करके एंटर करे तो ये भी आपके पास स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसी स्टॉप के साथ कंपेयर करवा रहे हो, ठीक है। तो अब यूजर अगर छोटी मोटी गलती कर भी देता है अपने एंड पे तो उसको हम पेनलाइज नहीं कर रहे, उसको हम बल्कि और उसके लिए कन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कोड का मकसद था। ये मुझे बताओ अली और मुस्तफ़ा और हसीब, ये चीज क्लियर है या नहीं? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। मुस्तफ़ा इज इट क्लियर? हसीब? ओके। अच्छा हसीब, मैंने पूछा इज इट क्लियर, तो क्लियर है, क्लियर का यस जवाब दो मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, नहीं समझ आया। अच्छा चलो हसीब, फिर ऐसा करो कर लो तुम फिर जिम, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा। अगर इतना मसला है तो कोई मसला नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ इसके साथ में, ठीक है, बाद में देख लेना। अच्छा मुस्तफ़ा आप बता दो, आपको समझ आ गई? अच्छा ये एंट्री वाला पार्ट नहीं समझ आया? हम्म। अच्छा इसको मैं बताता हूँ, देखो हमने यहाँ पे डिक्लेयर फ्लैग और एंट्री हमने इसलिए किया है बिकॉज ये हमारे पास ना बेसिकली वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स को हमने अपने कोड के अंदर यूज करना है। तो बिफोर वी कैन यूज देम वी नीड टू ऑथराइज देम। तो इनको ऑथराइज करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एंट्री को भी डिक्लेयर कर दिया ताकि हम उसको यहाँ पे नीचे यूज कर सकें, और फ्लैग को भी हमने डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर किए बगैर फ्लैग इक्वल टू ट्रू लिखता ना, कोड ने एरर दे देना, या अगर एंट्री डिक्लेयर किए बगैर इनपुट एंट्री करता, कोड ने एरर दे देना था। और इसके बाद हमने यहाँ पे फ्लैग के अंदर ट्रू रखवा दिए। क्यों रखवाया? बिकॉज मैंने लूप चलाना है। अब लूप को किसी ना किसी कंडीशन पे तो आपने चलाना ही चलाना है, ठीक है। तो आपने आप यहाँ पे रखो फ्लैग इक्वल टू ट्रू और आप लूप को तब तक चलाओ जब तक आपका फ्लैग ट्रू है। और फ्लैग ट्रू आपका कब तक रहेगा, जब तक आप स्टॉप नहीं एंटर कर देते तब तक आपका फ्लैग ट्रू ही रहेगा, जो कि आपने पहली डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। जैसे ही आप स्टॉप करोगे फ्लैग की वैल्यू आप फॉल्स कर दोगे और आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बट जो डिफॉल्ट वैल्यू वो ट्रू हो जाएगी। और अनटिल एंड अनलेस यूजर एंटर स्टॉप, फ्लैग की वैल्यू कभी भी ट्रू से लेकर दोबारा फॉल्स नहीं हो सकती, बिकॉज फ्लैग सिर्फ यहाँ पर ट्रू है और इस वाली लाइन पे आपने कभी भी कोड के अंदर वापस रिटर्न नहीं करना। सिर्फ जब आप कोड स्टार्ट करोगे एक ही दफा आप यहाँ पर आओगे बस, और फिर आप यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू फॉल्स वाली कंडीशन पर ही जा सकते हो, ट्रू वाली कंडीशन पे कभी वापस नहीं आ सकते। तो फ्लैग जब तक ट्रू रहेगा तब तक आप आउटपुट फ्लेयर पर करते रहोगे, और जैसे ही आपने स्टॉप इनपुट किया फ्लैग फॉल्स हो गया, आपका जो कोड है वो भी खत्म हो जाएगा, आउटपुट फ्लेयर पर खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ इसमें थोड़ी सी बातें क्लियर हुई हैं, और क्वेश्चन है तो वो भी पूछो। सबको समझ आ गए? कोई और परेशानी हो तो बता दो। ओके। अच्छा इसके बाद ना अब यहाँ पर एक और हम यहाँ पे कोड करते हैं, इसमें शायद मैंने और बिल्ट इन फंक्शन वाले भी कोड किया, बल्कि साथ ही साथ ना मुझे यहाँ पे आप लोग की एक डॉक्यूमेंट भी बनाने दो, उसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ बिल्ट इन फंक्शंस। और इसके अंदर मैं आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दूंगा, और इसको ना मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको जल्दी से असाइनमेंट्स को किया करो। और क्योंकि लेक्चर्स की जाहिर सी बात है पेस भी थोड़ी सी तेज हो जानी है, और फिर एंड में ना असाइनमेंट्स वगैरह होंगी नहीं सही से। तो पेस सही रखो और अर्ली अर्ली ना असाइनमेंट जितना अर्ली हो सके इनको कर लिया करो कंप्लीट। क्योंकि अब मैंने अब इस लेक्चर के फौरन बाद एक और आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, तो जो पिछली आपके पास assignment थी वो फिर हो सकता है आपके पास लैग कर जाए, तो ये देख लेना बस, ठीक है। तो इसको मैनेज कर लेना।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, और इसमें पहले हम बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं हमारे पास कौन कौन से। अपर केस और लोअर केस तो आपके पास डिस्कस हो गया, ठीक है। तो उनको तो मैंने यहाँ पे ना डिस्कार्ड कर दिया। आपके पास अपर केस भी सेम लॉजिक से हो सकता था, और ये भी सेम लॉजिक, तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास स्ट्रिंग हैंडलिंग के बड़े मजे के फंक्शन आते हैं। तो ये हम ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और इसके क्वेश्चंस ही मैं निकाल लेता हूँ, अगर मुझे कोई इसके क्वेश्चन मिलता है ना, तो लेट्स सी दिस। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, और आपके पास मिड आ रहा है, एंड देन लेंथ आ रहा है, ठीक है। ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये एक ही किसी कोड के अंदर यहाँ पे हम अप्लाई भी करते हैं। एक मिनट। अच्छा, इसमें अब मैं कहता हूँ कि आप कह लो कि फाइंड इफ द कैरेक्टर आप कह लो p एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग फ्लेयर prep, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यूज स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस। ये मैं कोड आपको ना शो करता हूँ, एक मिनट बस। ये मैं आपकी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में वैसे शेयर भी कर देता हूँ आप लोग के साथ, अगर साइड बाय साइड खोलनी है तो देख लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है इतना, बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ होगी, इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड इफ द कैरेक्टर p एग्जिस्ट इन द फ्लेयर prep, यूज स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड इफ द कैरेक्टर p एग्जिस्ट इन फ्लेयर prep। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, हम इसको ना, जो आपके पास अ, वो वाली लॉजिक होती है, लेंथ वाला फंक्शन होता है, और जो मिड वाला फंक्शन होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा ना जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम यहाँ पे कर क्या रहे होते हैं। अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे आ रहा है, जो आपके पास स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग आपके पास आ रहा है बैटमैन, ठीक है। और इसके अंदर से आपने क्या करना है, आपने खाली बैट निकलवाना है। तो आप क्या करोगे, आप एक वो यूज कर सकते हो फंक्शन, जिसका नाम है मिड। मिड इसका फंक्शन नाम है। मिड का मतलब ये होता है, अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, कि जो आपके पास लेफ्ट और राइट वाले फंक्शन होते हैं ना, जो कि अभी हमने नहीं पढ़े, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना उनसे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़े। तो अगर आपने लेफ्ट और राइट वाले जो काम है ना, वो भी आप सारे मिड से करवा सकते हो। मिड आपके पास ऑल इन वन पैकेज है। राइट वाला फंक्शन भी आप मिड से कंप्लीट करवा सकते हो, लेफ्ट वाला फंक्शन भी आप करवा सकते हो। और पर्सनली स्पीकिंग, आई जस्ट लाइक यूजिंग मिड बिकॉज इट्स ऑल इन वन पैकेज, और आसान भी है, समझ भी आसानी से आ जाता है। लेफ्ट राइट मुझे इतना पसंद नहीं यूज करना, ठीक है, क्योंकि मिड में आप चाहे शुरू से नंबर निकालो, चाहे एंड से निकालो, चाहे बीच में से निकालो, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। लेफ्ट से खाली नंबर आप लेफ्ट से निकालते हो, राइट से खाली आप राइट से निकालते हो। लेकिन मिड में राइट लेफ्ट बिटवीन एनीवेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट नंबर फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पर आपने बैट निकलवाना है। तो बैट अगर आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे जो पहला इसका पैरामीटर होता है ना, उसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग आती है। सबसे पहले पैरामीटर में आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया बैटमैन। जो भी स्ट्रिंग, जिस भी स्ट्रिंग को आपने मैनिपुलेट करना है, वो आपका पैरामीटर नंबर 1 होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये चीज होगी। अब इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर इसका आता है, सेकंड जो पैरामीटर आप कह लो, या आप इसको कह दो इनकमिंग, जो आपके पास वैल्यू आ रही थी, जो हमने स्ट्रक्चर चार्ट्स में पढ़ी थी। तो जो सेकंड इनकमिंग वैल्यू आती है इसकी, वो होती है कि कहाँ से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करवाना शुरू करना है, किस पॉइंट से आपने शुरू करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास द पॉइंट दैट यू गोना स्टार्ट फ्रॉम इज दिस पॉइंट, क्योंकि आपने बैट एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो आके 1, ठीक है, क्योंकि आपने बैट बैट निकलवाना है, और जो निकलवाना आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, बी से, क्योंकि बैट अगर स्टार्ट करोगे तो बी से स्टार्ट होगा, और बी आपका नंबर 1 पोजीशन पे है। तो नंबर 1 पोजीशन पे ये आ जाएगा। और थर्ड पैरामीटर में क्या आता है, कि कहाँ तक आपने निकालना है, बी के बाद स्टार्टिंग पोजीशन के बाद आपने कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन के बाद कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 1, बी, ए, 2, टी, 3। तो 3 कैरेक्टर्स आपने फर्स्ट पोजीशन के बाद एक्सट्रैक्ट करवाने। तो अगर ये चीज आप करोगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आपके पास फिर क्या आ जाएगा,
वो आपके पास आ जाना चाहिए बैट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे मैन निकालना होता, अगर आपने लेट्स सपोज मैन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, तो उसके लिए आप क्या करते, यहाँ पर आप मिड दोबारा से लिखते, और सबसे पहले पैरामीटर में आपके पास बैट मैन आएगा, जो भी स्ट्रिंग आपने मैनिपुलेट करनी है, फिर आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन आएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, एम। एम इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, और इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4। 4 इज द स्टार्टिंग पोजीशन, तो 4 स्टार्टिंग पोजीशन है। और स्टार्टिंग पोजीशन के बाद कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 आर दी लेटर्स, तो यहाँ से 3 निकाला आपने। और जैसे ही आप यहाँ से 3 निकालोगे, तो आपके पास जो आउटर वाला आंसर है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैन। ठीक है, तो ये मिड की फंक्शनैलिटी होती है। तो ये मुझे बताओ, अली एंड मुस्तफा, इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ बताओ मुस्तफा। अच्छा चलो सही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है लेंथ की फंक्शन आती है। लेंथ बहुत आसान है, लेंथ में तो आपको बिल्कुल भी ना घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। आप शीट देख लो, आपको समझ आ जाएगी। लेंथ में क्या करना है, आपके पास बस एक पैरामीटर आएगा, जो भी स्ट्रिंग होगी वो एज अ पैरामीटर आ जाएगा। यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है बैटमैन, तो इसको आपने एज अ पैरामीटर यहाँ पे भेजा है, और इसकी जो आउटपुट होगी ना, इसकी आउटपुट आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। 6 आउटपुट आ जाएगी, बिकॉज लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज लेंथ। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया मुस्तफा और अली, जल्दी से बता दो ताकि हम क्वेश्चन करें फिर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो कहता है फाइंड इफ द कैरेक्टर पी एग्जिस्ट इन फ्लेयर प्रेप, यूज स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन। यहाँ पे आप लेंथ यूज करोगे, मिड यूज करोगे, दिस इज ऑल यू नीड टू यूज। अब यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक पहले सुन लो कि व्हाट डज माय माइंड से। माय माइंड सेज कि आपने खाली एक सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे कंपेयर करवाना है ना, पी को। तो आप क्या करो, फ्लेयर प्रेप को आप लो, और फ्लेयर प्रेप के अंदर एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवा लो। एक एक कैरेक्टर लो, पहले आप एफ निकालो, फिर आप एल निकालो, फिर आप ए निकालो, फिर आप आर निकालो, फिर आप ई निकालो, फिर आप पी निकालो। जैसे पी आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई, और वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके सिंगल सिंगल कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाओ मिड फंक्शन से, और उसको फिर कंपेयर करवाओ। और मिड फंक्शन से अगर सिंगल सिंगल कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाने हैं, तो आप क्या करोगे भला, आप यहाँ पे जो आपके पास ये थर्ड पैरामीटर आ रहा है, ये तो आपके पास 1 हो जाएगा, बिकॉज आपने अब सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाना है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है ना, स्टार्टिंग पोजीशन आपके पास चेंज करती रहेगी, और वो आपके पास डायनामिकली चेंज करेगी। आपके पास पहले वो नंबर 1 पोजीशन पे होगी, फिर वो एंडिंग पोजीशन तक जाएगी। तो ये मैं बताता हूँ ये सारे काम किस तरह करने हैं। ये इसका एक प्रोसीजर है। बताओ अली। हम्म। 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 हाँ हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह करना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशन कोई चीज होने वाली है, फाइंड इफ द कैरेक्टर पी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिक्लेरेशन होने वाली है, वैसे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, डिक्लेरेशन के बगैर आई थिंक। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर लूप लगा देता हूँ, बिकॉज अब मुझे रेपिटेशन पता है कितनी है। रेपिटेशन मुझे किस तरह पता है, मैं बताता हूँ। फॉर एक्स इक्वल्स टू, आपने 1 से स्टार्ट करना है, और फिर आपने इसको 2 एंड कहाँ पे करना है, यहाँ पर आप लिख दो लेंथ, LENGTH। और लेंथ के अंदर आपके पास आ जाएगा जिस पैरामीटर को आपने मैनिपुलेट करना है, एक ही स्ट्रिंग पैरामीटर आएगा, फ्लेयर प्रेप। तो ये जो यहाँ पे हमने चीज की है, ये कर क्या रही है, ये आपका जो फॉर लूप है ना, इसको 1 से लेके लेंथ तक चला देगी, इसकी लेंथ तक। मतलब इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसकी लेंथ है। तो 1 से लेके 8 तक ये चला देगी, और यही चीज आपने करना है। पहले आपने लेट्स सपोज फ्लेयर प्रेप के अंदर आपने नंबर 1 एलिमेंट निकालना है, एफ निकालना है, फिर आपने ये निकाला, फिर आपने 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 है। 9 बन रहा है आपके पास, 1 2 3। अच्छा, एक मैं ई खा गया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ई भी आना था। तो ये यहाँ पे ठीक है ना, मैं अब यू गाइस गेट दी पॉइंट। ठीक है, तो 1 to 9 आएगा। तो 1 to 9 ये पूरा आपका लेंथ चलेगा, और ये लेंथ लगाना जरूरी इसलिए है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन सा इंडेक्स आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है, ताकि अगर आपके पास ये फॉर लूप चलेगा ना, जब पहले फॉर लूप के जो एक्स है उसके अंदर वैल्यू 1 होगी, तो आप एफ पे पॉइंट करोगे, फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 आ जाएगी, तो आप एल पे पॉइंट करोगे, फिर आपकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होकर ए पर आ जाएगी, आप इस पे पॉइंट करोगे, एंड देन ऑल द वे टू 9। यही सारा प्रोसीजर होगा। तो आप फिर यहाँ पे पता है क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे कि इफ आप यहाँ पे करो कंपैरिजन करो, बार बार एक एक एक्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर निकालो और उसको कंपेयर करो।
इफ कैरेक्टर, इफ मिड, कैरेक्टर निकालो, एक्सट्रैक्ट करो, इफ मिड, और मिड की जो पहला पैरामीटर होता है वो आपके पास क्या होता है, उसके अंदर आपके पास आ जाएगा फ्लेयर प्रेप। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स, बिकॉज ये डायनामिकली चेंज हो रहा है, ये कैरेक्टर कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, पहले एफ पे पॉइंट करेगा, एल पे पॉइंट करेगा, ए पे पॉइंट करेगा। और आपने निकालना कितना कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। और इसको आप कंपेयर कर लो, किसके साथ आप कंपेयर करोगे, आप इसको कंपेयर करोगे पी के साथ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आप कंपेयर करो विद पी, और अगर तो ये सेम आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने यहाँ पर करना है, तो फिर आपने यहाँ पे करना है आउटपुट पी फाउंड, ठीक है, ताकि यूजर को बता दो कि पी मिल गया कि नहीं। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक और चीज हो सकती है जिसके लिए मैं एक कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए एक और चीज होगी जिसके लिए मैं अभी अभी नहीं मैं बता रहा, अभी मैं एक लाइन स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, बस मेरे ख्याल में यही कोड है आपका, इसके अलावा क्या ही है इसके अंदर, थोड़ा लॉजिक में मुश्किल लग रहा था, बट ये तो कितनी लाइंस में हो गया, 1 2 3 4 5, 5 लाइंस में कोड हो गया, ठीक है। तो यही आपने करना है। अब ये वाली जो फंक्शनैलिटी ये बस समझने वाली, ये कर क्या रही है, ये आपका एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगी, उसको पी के साथ कंपेयर करेगी। पहले एक्स की वैल्यू वन है, तो वन वन पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, वन पे एफ पड़ा हुआ है, और एफ के बाद आपने कितने, एफ से लेकर और एफ के बाद तक आपने कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ एक, तो वो खाली एफ को निकालेगा। फिर आपकी नेक्स्ट एक्स हो जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट एक्स होगा एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी, अब वो एल पे पॉइंट करेगा, और एल से लेकर आपने कितना कैरेक्टर निकालना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर निकालना है, तो एल इटसेल्फ एक कैरेक्टर है, तो वो एल को निकालेगा, तो वो करेगा if f equals to p, if l equals to p, if a equals to p, if r equals to p, if this equals to p, तो ये सब करेगा। तो ये चीज मुझे बताओ, ये चीज सबको क्लियर होगी, अली और मुस्तफा, कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। मुस्तफा आप बताओ। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे इस कोड को एफिशिएंट बनाना है, एफिशिएंट किस तरह बनाओगे, देखो। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास दो पीस आ रहे हैं, मैंने बस एक दफा फाइंड करना था, मुझे एक दफा बता दो क्या कोई पी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब यहाँ पे वो पता है क्या करेगा, अगर आपको पी मिल भी गया ना, तो वो फिर भी दोबारा आपका जो सारी की सारी एरे है ना उसको चेक करी जा रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं अपने फॉर लूप को फोर्सफुली खत्म करवाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा मकसद पूरा हो गया। तो वाई नॉट एंड दी फॉर लूप, तो अगर मैंने फॉर लूप को फोर्सफुली एंड करवाना हो, तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू लूंगा, और इसके अंदर मैं जबरदस्ती मैं रखवा दूंगा एंड वाली वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं जबरदस्ती इसके अंदर एक्स के अंदर एंड वाली वैल्यू रखवा दूंगा, ताकि फॉर लूप जो है आपका वो इमिजिएटली एंड हो जाए। तो ये चीज मैंने कर दी, और ये भी बड़ी एक लॉजिकल सी चीज है, पता होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर यूज नहीं होती कोर्स के अंदर, लेकिन स्टिल इट बिल्ड्स योर लॉजिक बिल्डिंग, और अक्सर चीजों में समझ आ जाती है अगर एग्जामिनर आस्क फॉर एफिशिएंट कोड, व्हिच आई डोंट थिंक ही वुड, बट दिस इज गुड टू नो। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको समझ आ गई कि अगर आपने फॉर लूप यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्ट करना है, आपका मकसद पूरा हो गया, आउटपुट हो गया, तो आप उसको खत्म करवा दो, और आपको एक्स्ट्रा साइकिल्स फॉर लूप की वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज क्लियर होगी सबको, मुस्तफा, अली। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं राइट और लेफ्ट वाले जो फंक्शन है ना, वो भी बहुत आसान ही है, तो उसमें भी इतनी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि फाइंड, नहीं नहीं, ये वाले भी दिए गए होते हैं, शीट के साथ दिए गए होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे जो शीट है पूरी मैंने शीट यहाँ पे मेंशन किया, और इस शीट से मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दिए गए होंगे आपको, लेकिन स्टिल आपको ना ये फंक्शन यूज करने आने चाहिए, अगर यूज करने नहीं आते तब भी मसला ही है, ठीक है, तो पता होना चाहिए बस। अच्छा, बाकी कुछ इसके अंदर फंक्शन आ जाते हैं जो कि बहुत आसान फंक्शन होते हैं, वो मैं आप लोगों को फिर ऐसा करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, मैं शायद उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे ना करवाऊँ, बिकॉज दे आर टू डैम इजी। तो यहाँ पर आप कह दो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट प्लेयर फ्रॉम प्लेयर प्रेप। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने फ्लेयर निकालनी है फ्लेयर प्रेप में से। अच्छा, एक मिनट दो मुझे बस, लेट मी सी इफ मुस्तफा जॉइंस बैक। अच्छा ठीक है।
अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्लेयर फ्रॉम फ्लेयर प्रेप, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है एक्सट्रैक्ट फ्लेयर फ्रॉम फ्लेयर प्रेप। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये वाली चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट से आपके पास आ रहा है ना सारा डेटा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में लेफ्ट वाला ही फंक्शन लगेगा। एक मिनट, मुझे बस कंफर्म करने दो इसको। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है ना यहाँ पे, ये लेफ्ट है। लेफ्ट वाला क्या करता है, अगर ए बी सी डी आपने करना है तो थ्री, हाँ लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करवाना तो ये आएगा, और दो पैरामीटर्स आते हैं इनके अंदर। तो ये हम देख लेते हैं। तो अगर ये चीज आपने करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे कर दो लेफ्ट वाला फंक्शन लिखो, और इसका पहला जो पैरामीटर आपके पास हो जाएगा ना, पहला पैरामीटर आपके पास हो जाएगा फ्लेयर प्रेप। और अगर आपने पहला पैरामीटर इसके अंदर से फ्लेयर आपने निकालनी है इसके अंदर से, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट से लेकर, लेफ्ट मतलब आपके पास बिल्कुल जो एंड वाला पॉइंट है जो कि एफ है, एफ से लेके कितने आपने वर्ड्स निकालने हैं वो आप बता दो सेकंड पैरामीटर में, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये करेगा क्या, ये लेफ्ट फंक्शन करेगी क्या, ये क्या करेगा कि ये लेफ्ट मोस्ट जो आपकी वैल्यू है ना, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से लेकर जितना नंबर आपने उसको प्रोवाइड किया है, उतने नंबर तक वो डेटा एक्सट्रैक्ट करवा देगा। अगर मैंने पूरा फ्लेयर प्रेप निकालना होता है यहाँ पे, तो मैं लिख देता 1 2 फ्लेयर प्रेप और 9 लिख देता यहाँ पे, तो वो पूरा का पूरा फ्लेयर प्रेप निकाल देता। तो ये चीज समझ आ गई सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, मुस्तफा और, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट प्रेप फ्रॉम फ्लेयर प्रेप। ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक ना, बहुत ही बेसिक बेसिक फंक्शन है, और इनके जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। लेकिन नॉर्मली पता क्या होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, और वो सारे जब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो इकट्ठे करके कॉन्सेप्ट से एक बड़ा सा आपको क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। उसके अंदर फाइल हैंडलिंग भी आ रही होती है, उसके अंदर स्ट्रिंग हैंडलिंग भी आ रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपके पास चीज होती है। अब यहाँ पे आपने प्रेप निकालनी है फ्लेयर प्रेप में से, तो आपने राइट, हाँ हाँ, नहीं नहीं, फाइल हैंडलिंग तो अभी नहीं की। बाकी जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है ना, ये हम स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे हैं, ये सारी स्ट्रिंग हैंडलिंग है आपके पास, ये जो अभी हम कर रहे हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रिंग हैंडलिंग है। वैसे मुझे ये एक्स्ट्रा जो था ना पीडीएफ में, मैं कर देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा इतना एक लंबी पीडीएफ ना बन जाए। अच्छा, तो ये सारी चीजें होगी आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास राइट का जो फंक्शन आ रहा है ना, इसके अंदर आप यहाँ पे इंक्लूड कर दो फ्लेयर प्रेप। और प्रेप आपने निकाली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। तो राइट से आप 4 वर्ड्स जो है ना वो आप निकाल दो, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रेप है ना वो आपके पास बाहर आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि अगर यहाँ से राइट वर्ड्स हम मूव करें तो वो इस तरह करके कुछ कर देगा, PERP, ऐसे करके वो बिल्कुल भी आउटपुट नहीं करेगा। वो क्लियरली आपका ना प्रेप ही आउटपुट करेगा। तो ये मत कंफ्यूज करना कि अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो वो उल्टा आउटपुट करेगा, वो उल्टा आउटपुट नहीं करेगा, वो यहीं से ही जो ऑर्डर है ना आपका, ऑर्डर से ही वो सही ऑर्डर से ही वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक मिथ है, तो इसका बस पता होना चाहिए। तो ये मुझे बात बता दो मुस्तफा एंड अली, इज इज क्लियर? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग को आज ही हम एंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाले भी फंक्शन हमारे हो गए, राइट वाला भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया हमारे पास, मिड भी हो गया, लेंथ भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है नम टू स्ट्रिंग। अब ये नम टू स्ट्रिंग बहुत आसान है, तो इसमें मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊं, बिकॉज इट्स टू इजी। तो नम टू स्ट्रिंग करता क्या, नाम से पता लग रहा है, नंबर को, इंटीजर को या रियल को डेटा टाइप में आपके डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो यहाँ पे अगर आप num to string लिखते हो, उसके अंदर 87.5 करते तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, डबल कोटेशन मार्क्स उसके बाद लगा देगा। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ num, मैं यहाँ पे लिखता हूँ num to str, एक मिनट, और उसके अंदर मैं करता हूँ यहाँ पे 1, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में कन्वर्ट। बल्कि यहाँ पे ये आपके पास नहीं होगा, इसको अगर आप कर लो तो वो 12 में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे करके आपके पास हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं, समझ आती है कि नहीं, बताओ अली। हम्म। देखो, ये पता क्या होता है, ये मैंने एक चीज यहाँ पे ऊपर भी बताई थी कि ये ना बड़ी कॉमन सा यहाँ पे मिसकंसेप्शन होती है, क्योंकि नहीं पता ही मैंने पता नहीं, हर बार मैं बताता हूँ बच्चों को, कहाँ पे गई। व्हाट,
या मैंने मेरे ख्याल में ओ लेवल्स वाले बच्चों को बताई थी, आप लोगों को भूल गया बताना। एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनवाया था शायद। अच्छा हाँ देखो, ये मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि ये बड़ी ना आपके पास इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास अगर आपके पास वन आ रहा है खाली, वो इंटीजर है, लेकिन अगर वन के साथ सिंगल कोटेशन मार्क लगा दोगे तो वो कैरेक्टर बन जाएगा, अब भूल जाओ इंटीजर को। और 12 जो है वो इंटीजर है, लेकिन अगर 12 के साथ डबल कोटेशन मार्क्स लगा रहे हैं ना तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, भूल जाओ उसे, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है और बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और मिसकंसेप्शन भी होती है, ठीक है। तो ये बस पता होना चाहिए। तो ये मुझे बताओ, ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, बस ये है, इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास, नंबर टू स्ट्रिंग भी समझ आ गया। अच्छा, अब उसका उल्टा आ गया, अब आपके पास आ गया एस टी आर टू नम। एस टी आर टू नम क्या करना है, स्ट्रिंग टू नंबर कर दिया। अगर आप 23.45 कर रहे हो तो उसको 23.45 कर देगा। जो आपके पास स्ट्रिंग डेटा है उसको रियल या इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास एस टी आर टू नम होता है। तो ये भी आई थिंक क्लियर ही है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। इसके बाद वो कह रहा है इज नम। इज नम का क्या मतलब है, वो चेक करेगा कि क्या वैल्यू आपके पास इज नम है या नहीं है, और बस ये उसने करना है। और ए एस सी, ये एक और चीज है, ये वैसे यूज नहीं होता इतना कोड के अंदर, लेकिन स्टिल पता होनी चाहिए हमें, इसलिए मैं इसका वो कोड नहीं करवाऊंगा। लेकिन आस्की क्या करता है, जो भी आपके पास कैरेक्टर होता है ना उसकी आस्की रिटर्न कर देता है। अब आपके पास जितने भी कीबोर्ड्स के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, आपके पास कीबोर्ड के अंदर ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, उसकी एक स्पेसिफिक आस्की वैल्यू होती है जो कि उन्होंने बाइनरी में स्टोर की थी। बिकॉज आपका जो कीबोर्ड है ना वो एबीसी को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो आस्की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता है, हेक्साडेसिमल बाइनरी वैल्यूज इनको अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आस्की के अंदर कैरेक्टर लिखते हो तो वो उसकी रिस्पेक्टिव आस्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और आस्की हमेशा ऑर्डर में होती है, अगर कैपिटल ए आपके पास 65 है तो बी आपके पास 66 होगा, सी आपके पास क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इस तरह आस्की ऑर्डर में चलती है आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास बस सिंपल सी यहाँ पे आस्की वाली फंक्शनैलिटी है। इसके बाद आपके पास होता है यहाँ पे सी एच आर। अदर सी एच आर क्या करता है, आप अगर आस्की लिखोगे तो आस्की को वो कैरेक्टर में रिटर्न कर देगा। तो ये आस्की और कैरेक्टर, सी एच आर एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये आस्की को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, ये कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करता है। बाकी इस नम क्या करता है, इस नम चेक करता है कि क्या आपके पास जो आपने चीज एंटर किया वो नंबर है या नहीं है, वो आपके पास रियल है या आपके पास रियल या इंटीजर है या नहीं है। तो वो बस ये चेक कर रहा था न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं। न्यूमेरिक में रियल भी आ जाता है और इंटीजर भी आ जाता है। क्या कह रहे हो, आस्की में क्या होता है? आस्की में वो क्या करता है, जो भी आप कैरेक्टर इनपुट करते हो ना कीबोर्ड वाला, उसको उसकी रिस्पेक्टिव आस्की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। हेक्साडेसिमल जो उसकी आस्की आ रही होती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। किसका क्या मतलब होता है? अच्छा, सी एच आर क्या करता है, सी एच आर आस्की का ऑपोजिट होता है। सी एच आर आस्की पैरामीटर लेता है और उसको रिस्पेक्टिव कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको समझ आ गई कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है। अगर ये चीज आप लोग को समझ आ गई तो आप लोग की स्ट्रिंग हैंडलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, स्ट्रिंग हैंडलिंग हमने कर लिया हंसते हंसते। तो ये भी होगी। इसके बाद अब क्या चीज आ सकती है, आपके पास एक रैंड का फंक्शन होता है, ये बड़े मजे का फंक्शन है, ये मुझे करवाना था। बट इसको फिर हम क्या करें, नेक्स्ट क्लास में देख लें शायद। एक मिनट, इसके इसके मैं ना चाह रहा हूँ, मैं इसके कुछ और हम क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ साथ स्ट्रिंग हैंडलिंग के। चलो मुझे देखने दो, अगर मुझे कोई बेहतर क्वेश्चन मिलता है। हाँ, बल्कि एक और कोड है, एक और कोड मैं आपको इसका करवाता हूँ और इस शीट के अंदर भी करता हूँ। और बच्चों कोशिश किया करो, ये जो कोड्स मैंने करवा दिए ना आपको, इनको ये ना किया करो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करनी, खुद से दोबारा अटेम्प्ट किया करो। खुद से अटेम्प्ट करोगे नए प्रॉब्लम सामने आएंगे, नई लॉजिक सामने आएगी। अगर खाली मेरी चीज अंडरस्टैंड करोगे तो मेरा दिमाग को कॉपी करोगे आप लोग, और कुछ नहीं करोगे। और अगर किसी के दिमाग को कॉपी कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यूर लर्निंग नथिंग। और ये बहुत, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो डिलेमा होता है, बड़ा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। इवन इफ अगर बच्चा मेहनती है ना, तो लेकिन बच्चा क्या कर रहा होता है, सारी सी बात है, हम वी आर ऑलवेज आस्क्ड टू फॉलो आवर टीचर्स, नोटबुक भी हमने टीचर्स की तरह लिखनी है, ब्लैक बोर्ड टीचर्स आगे से जा देते हैं, हमने उसी तरह हमने राइट डाउन करनी होती चीजें। तो वी आर प्रोग्राम टू फॉलो आवर टीचर्स, और जो भी वो लॉजिक दे रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, उसको बस फॉलो करना, उसको क्वेश्चन नहीं करना। तो इस तरह मत करना। जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है उस चीज को क्वेश्चन किया करो, और अपने दिमाग में सोचा करो कि मैं टीचर की लॉजिक को मैं बेहतर किस तरह बना सकता हूँ। मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ, मेरा
डिफरेंट तरीके से दिमाग चलता है, आप लोगों का दिमाग डिफरेंट तरीके से चलेगा। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा मुश्किल लॉजिक सोचूं लेकिन आप लोग बहुत आसान लॉजिक सोच लो। तो ऐसे ऐसे सोचा करो, थोड़ा सा डिफरेंट रहा करो, ये मत कहा करो कि एक सोल्यूशन टीचर ने लिखवा दिया तो दैट्स द परफेक्ट सोल्यूशन। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट सोल्यूशन इन सीएस। आपका अपना सोल्यूशन जो है ना वही बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। ये वाले तो फिलहाल आसान आसान सवाल है, डायरेक्ट डायरेक्ट टू दी पॉइंट, लेकिन आगे जाके मुश्किल भी आएंगे तो उनको फिर ना खुद से अटेम्प्ट किया करना। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ आपको कि आप यहाँ पे कह लो कि वैलिडेट न्यूमेरिक इनपुट, कीप आस्किंग यूजर फॉर द करेक्ट inputs until he enters the correct numeric वैल्यू। अब ये वैलिडेशन का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी तरह ही आप लोगों का वैलिडेशन का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वैलिडेशन की एक छोटी सी चीज है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब आप लोग को थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि एकदम से ही सिलेबस जो है हमारा खत्म होने को भी आ गया। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा दिमाग को पीस में लाने के लिए मैं बताऊं ना, तो आप लोगों का सिलेबस टू दिस डेट वी हैव डन लाइक 3 क्लासेस येट, राइट? और 3 क्लासेस करने के बाद आपका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो भी सीएस का सिलेबस था। तो पॉइंट इज कि जो सीएस का सिलेबस होता है ना बिल्कुल कम सा सिलेबस है। डिपेंड क्या करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो, असाइनमेंट्स आप कितनी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो सीएस इज प्रीटी इजी। सीएस अगर मैं चाहूँ ना तो मैं आपको एक लेक्चर यहाँ पे दे सकता हूँ, सारा का सारा P2 का सिलेबस में खत्म करवा दूँ। हाँ, P1 की गारंटी मैं नहीं दे सकता। P1 कि मैं इतनी एक लेक्चर में करवा दूंगा, P1 कभी भी एक लेक्चर में नहीं होने वाला, ठीक है? वो क्योंकि जारी की बात है, याद करने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बहुत है, लिखना उसमें बहुत पड़ता है, लेकिन P2 एक लेक्चर में कवर हो सकता है, इतना छोटा कॉन्टेंट है इसका। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, जितना छोटा कंटेंट है उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसमें वो क्या कह रहा है, वैलिडेट द न्यूमेरिक इनपुट, कीप आस्किंग यूजर फॉर करेक्ट इनपुट्स अंटिल ही एंटर्स करेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कीप आस्किंग यूजर फॉर द करेक्ट इनपुट्स अंटिल ही एंटर्स द करेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास होता है कि आपने कोई इनपुट वैलिडेट करनी हो, इसको आप एरर हैंडलिंग भी कहते हो। एरर हैंडलिंग वैलिडेशन सेम चीज है। वैलिडेशन का क्या मतलब होता है कि आपने चेक करना होता है कि जो भी आपने एंटर डाल आपने नंबर जो एंटर किया है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, क्या उसकी करेक्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप सबसे पहले इसके लिए आप पहले आप ना इनपुट करवा लो। हाँ अली, इसमें इज ना मिलेगा, आप यहाँ पे इनपुट करवा लो, इनपुट। और इनपुट के अंदर आप लिख लो इनपुट एंट्री। और सबसे पहले बल्कि डिक्लेयर भी कर लो इसको, क्योंकि डिक्लेयर किए बगैर एंट्री तो यूज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आप लिख लो डिक्लेयर एंट्री। और इसकी जो डेटा टाइप है ना आपके पास, इसकी डेटा टाइप आपके पास आ जाएगी इंटीजर आ जाएगी, ठीक है? तो द डेटा टाइप ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप ना वाइल लूप लगा लो। वाइल लूप लगाओ आप यहाँ पे। और जब वैलिडेशन आप कर रहे होते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वैलिडेशन में आपने ऑपोजिट लूप लगाना था, मतलब ऑपोजिट कंडीशन के साथ। यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि आपके पास न्यूमेरिक इनपुट आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि जो आपके पास इज नम है ना, इज नम मस्ट रिटर्न ट्रू, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके ऑपोजिट कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे चेक करूंगा वाइल इज नम, while is num entry is not equal to true, तब आपने आउटपुट कर देना यहाँ पे आउटपुट, यूजर को आउटपुट दो एरर मैसेज का, इनवैलिड इनपुट। और साथ में यूजर को कह दो री एंटर करो अपना जितना भी सारा का सारा डेटा आ रहा है ना, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने री एंटर करना है। तो यहाँ पर उसने आउटपुट दे दिया इसका। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप दोबारा से यूजर से इनपुट ले लो, बिकॉज आप उसको कह रहे हो कि री एंटर करो। तो यहाँ पर आपने उससे दोबारा आपने उससे इनपुट लेनी है। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो एंड वाइल। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड कह रहा है जब तक आपके पास जो एंट्री आ रही है वो आपके पास न्यूमेरिक नहीं आ रही, तब तक आप एरर देते रहो और तब तक यूजर से दोबारा दोबारा उसको एंटर करवाते रहो। जैसे यूजर की एंट्री जो है
वो न्यूमेरिक हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वो वाइल लूप पे ऊपर दोबारा जाएगा, यहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा वाइल इज नम एंट्री इक्वल्स टू ट्रू। और जैसे ही वाइल इज नम एंट्री इक्वल्स टू ट्रू आंसर आएगा, तो वो लूप जो होगा वाइल लूप वो ब्रेक कर देगा, और अब उसकी जो आंसर होगी वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। और जो भी उसका लेटेस्ट करेक्ट आंसर होगा वो इस एंट्री वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपने इनपुट एंट्री लूप करवाई, वो इसलिए जरूरी थी बिकॉज ये आप प्री कंडीशन लूप यूज कर रहे हो। अगर आपने प्री कंडीशन लूप करना है तो आपके पास हमेशा पहले आपको एंट्री देनी पड़ती है, फिर आप उसको चेक करते हो। बिकॉज कंडीशन आप पहले लगा ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई चीज हो चेक करने के लिए। अगर पोस्ट कंडीशन लूप लगाते, रिपीट एंटिल लूप लगाते, उसमें आपके पास पहले रिपीट आता है, पहले रिपीट होता है, और कंडीशन आपके पास बाद में आती है अनटिल वाली। तो उसमें अगर अनटिल आप लगाते हैं ना, अनटिल इज नम, और उसमें आप बेशक आप ना कंडीशन लगाते अनटिल इज नम इक्वल्स टू ट्रू, उसमें आप ये वाली भी कंडीशन लगा सकते थे। तो उसमें आप कहते हैं अनटिल इज नम इक्वल्स टू ट्रू, और पहले आप जो इसकी वैल्यू थी वो आप यहाँ पे जो थी ना वो आप फॉल्स रखवा देते। तो यहाँ पर आप चेक करते कि आप यहाँ पे रिपीट के अंदर आप उसके अंदर इनपुट लेते, और यहाँ पर आप जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते थे, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे चीज था, बट आई, हाँ ये नॉट इक्वल टू का साइन है, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर वैलिडेशन फॉर एरर हैंडलिंग, आई ऑलवेज रिकमेंड वाइल लूप। ये मेरा फेवरेट लूप है और हमेशा मैं यूज करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, जो मैं बच्चों को कहता हूँ अगर आपने यूज करना है तो आप भी ये यूज कर लो, बिकॉज आई फाइंड इट ईजियर। लेकिन आप लोगों ने अगर रिपीट एंटिल आप लोग ज्यादा आसान लगते तो वो कर लो, लेकिन उससे करके देखो। अब आप लोग एज अ होमवर्क इसको जरूर देखना कि आपने इसको रिपीट एंटिल लूप से सॉल्व करना है, ठीक है। वाइल लूप से मैंने ऑलरेडी करवा दिया, और आप लोग इसको करना रिपीट एंटिल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपका क्रिएट कर दिया, इसको आप रिपीट एंटिल और पोस्ट कंडीशन दोनों से करना। तो अब ये मुझे बताओ अली और मुस्तफा, ये चीज क्लियर है आप दोनों को या नहीं?